50 साल के बाद इस राष्ट्र का गजवाए हिंद हुआ, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। केरला में बैठा हुआ मुसलमान कभी कश्मीर में बैठे हुए मुसलमान से इस बात पे झगड़ा नहीं करता कि तू मलयालम में क्यों बात नहीं कर रहा। हम करते हैं। मराठी बोल, कन्नड़ात बोल, तेलुगु में बात कर। जो राष्ट्र स्वयं विभाजित है, उस राष्ट्र को धक्का देके तोड़ने में कितना समय लगेगा। आप सोचो, हिंदुत्ववाद की जरूरत आपको है या दलों को है। हिंदू खतरे में, हर 5 साल में यदि हिंदू खतरे में आता है तो सोचना पड़ेगा हमें क्यों खतरे में आता है। और कटोगे तो बटोगे, ये नारा केवल यदि इलेक्शन के वक्त लग रहा है तो आपको सोचना होगा कि कटने पे और बटने पे आपने अपने आप को मजबूर करके रखा है। स्वागत है आपका मीम्स और रील्स की एक धमाकेदार दुनिया में। अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट और ट्रेंडिंग कंटेंट तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ मजा तो आएगा ही, साथ ही आपको मिलेगी देशभक्ति की एक अनोखी झलक हमारे मीम्स के जरिए। अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को करें और लाइक का बटन दबाकर सपोर्ट दिखाएं। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर। जय श्री राम। सोच रहा हूँ अब, क्योंकि मुद्दा ही राहुल गांधी जी पे हो गया तो राहुल गांधी जी को बुला लिया जाए। बुलाऊं लाल गमछे वालों? पक्का? राहुल जी यहाँ पर आते इस कवि सम्मेलन में और कविता समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बताना। राहुल जी आते तो देखिए भैया, ये जो कविता है ये क्या है? ये मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं। कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आता है, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया भैया, वो समझ गया। मुझसे बोला, सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए। ये है कविता, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आएगा मजा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरा एक दोस्त है नदीम, उन्हें मुझे ध्रुव राठी की वीडियो भेजी और ये मुझे फ़ोन करके कह रहा तुम्हारा तो कोई भी काट देता है अंधभक्तों। मैंने कहा भाई इसमें काटने वाली क्या बात है, हमें तो बढ़िया लगी पिक्चर। और एक बात काटने की तो सुन भाई नदीम, देख हमारा तो बचपन में नहीं कटा, अब तो क्या ही कटेगा। नहीं, कुछ बच्चों के साथ होता है स्कैम। ये देखो वही चिड़िया वरी उड़ के नीचे साफ। तो यार कि मैं कैसे नहीं पकड़ पाया वो झूठ। तो मैंने दोबारा पिक्चर देखी, वो इतना झूठ दिखा रखा भाई ना आदित्य धर ने उसमें। पाकिस्तान में क्लब दिखा दिया, बताओ डांस के पाकिस्तान में है। और वहां पे वो गार्ड रणवीर सिंह को रोक के बोलता है अंदर सिर्फ कपल की एंट्री है। कपल पाकिस्तान में है। देखे कभी साथ चलते हुए बंदा ना, साथ में एक तंबू लेके चलता है, चलता फिरता तंबू। और हीरोइन के कपड़े देखे आपने? है पूरी तो टांगे चमक रही भाई उसकी, ऊपर से भी खुला मामला। ये समझ ही नहीं रहा डायरेक्टर। पाकिस्तानियों को ये सब लाइव देखने की आदत नहीं है। आपको क्या लग रहा है वो गार्ड रणवीर सिंह को रोकने के लिए खड़ा रहता? उससे खुद ना रोका जाता, दिमागी संतुलन बिगड़ जाता उसका। कहता कहाँ हूँ मैं, जन्नत तो नहीं आ गया है? हूरे डांस कर रही हैं। अपना इंतकाल कब हुआ? हीरोइन को देख के डाउट में आ जाता वो, इतनी छोटी सी हूर। मौलाना साहब ने तो 132 फीट की बताई थी। एक सच जो आदित्य धर ने नहीं दिखाया वो ये कि पाकिस्तान के मुसलमान जो है ना, उनके ऊपर जन्नत डिपार्टमेंट में सीधी बातचीत, ये चूक गया वो दिखाना। क्योंकि आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में भी हुआ है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों ने बम से उड़ा देते हैं मुसलमानों को। पता उनके पास में एक दिन पहले मैसेज आ जाता है कि 15 लोगों की ज़रूरत है, काम बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं सर 15 क्या, हम 30 भेज देंगे। क्या बात कर रहे हैं? भेज देते हैं वो। लेकिन इतने बढ़िया है भाई, भेजने से पहले ना बाकायदा दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनको जन्नत में सबसे बेहतरीन हूर पेशे खिदमत अता फरमाना। बूम। पर सब्सिडी लेना बंद कर दो, टैक्स पर टैक्स देना शुरू कर दो, सरकार से C2+
100% ले ले, 50 क्यों मांगते हो मेरे भाई? नहीं और सब्सिडी छोड़ने को उसमें तैयार रिजवान है। भाई देखिए, उसमें एक और बात है। एक तो देश भर का किसान इसमें दिख नहीं रहा। दूसरी बड़ी बात, जो किसान संगठन है वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो किसानों के कर्जे हैं वो भी माफ कर दो। और वो खुद बता रहे हैं कि भाई देश भर के किसानों का जो कर्जा है वो 18 लाख करोड़ रुपए के करीब है। 18 लाख करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। 45 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट है। अभी जो एमएसपी पे खरीद होती है वो 2.25 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो सालाना हो रही है, और उसमें अभी भी सरसों 9% ही सरकार एमएसपी पे खरीद पा रही है। हम अमेरिका इसराइल की नाबूदी की दुआ करते हैं। क्यों? मासूम बच्चे तो दुश्मन नहीं है ना। जब मीनाब में अमेरिका ने पहला इस मिसाइल फेंका तो वहां पे 160 मासूम बच्चियां, एलिमेंट्री स्कूल था, मासूम बच्चियां, 160 बच्चियों को शहीद किया गया। उनका क्या कसूर था? हम ये नहीं कहते कि मुल्क और मुल्क में लड़ाई होती है, जंग होती है। अमेरिका ईरान के साथ जंग करे, लेकिन कमांडरों के साथ जंग करे, फौजियों के साथ जंग करे। मासूम बच्चियों का क्या कसूर है? जली ना, तेरी भी जली ना। ये ट्रंप है, नेतन्याहू है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, ये बाल की पूजा करती है और बाल को मासूम बच्चियों की कुर्बानियां देते हैं। आपने एप्स्टीन फाइल में भी सुना होगा कि कितने अमीर लोग एप्स्टीन आइलैंड में जाकर कितना बुरा करते हैं बच्चियों के साथ। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बुरा काम करते हैं। क्या ये इंसानियत है? उनका खून पीते हैं, उनको ज़िबा करते हैं, उनका गोश्त खाते हैं। क्या ये जायज है? हम उसकी आवाज के लिए उनकी आवाज में आवाज मिलाकर ये कहते हैं लब्बैक। Oh shit! No! इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। मैं नहीं बोला कि नेवी का इवेंट खत्म हो गया 25 फरवरी को। हमला कहां हुआ? इंटरनेशनल वाटर में। हमला किया किसने? अमेरिका ने। किस पर किया? ईरान ने। और पोर्टिंग परमिशन किसने दी? श्रीलंका ने नहीं दी। यह भी चल रहा है, वहां पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। वहां के एमपी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि 11 घंटे तक ये जो युद्धपोत है इंतजार करता रहा गल्ला पोर्ट पर पोर्टिंग परमिशन के लिए। श्रीलंका ने परमिशन नहीं दी। लेकिन सवाल मोदी से, आप सवाल नहीं रोक सकते, इसलिए मैं सवाल तो पूछूंगा ना। आनंद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं एक बार ऑपोजिशन के पास जाऊंगा, क्योंकि आपने बीच में कुछ ऐड करने की रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। फिर वही सवाल, इज दिस वरीसम फॉर इंडिया? क्या यह भारत के लिए चिंताजनक है? क्योंकि इंडियन गेस्ट था, हर कोई कह रहा पूरी कांग्रेस, वो इंडियन गेस्ट। नमस्कार अमन जी, और आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। मैं बिल्कुल आपकी ये बात से सहमत हूँ कि ये भारत के लिए चिंताजनक है। और वो चिंताजनक ये है कि हमारा ऑपोजिशन इतना इलॉजिकल और इरैशनल कैसे हो सकता है। ये किसी भी देश के लिए खतरा है सबसे बड़ा। बाहर के युद्ध की बात तो छोड़िए आप, हमारे लोग इतने इरैशनल, इलॉजिकल। सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि इनको मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम हो गया है, कि मोदी कुछ भी करे इनको बस अपोज करना है। मैं आपको एक छोटी सी एनालिजी देता हूँ। पिछले हफ्ते आपने मुझे डिनर पे बुलाया, मैं डिनर पे गया, आपके ड्राइववे पे मैंने अपनी कार पार्क करी, मैंने डिनर किया, आप मेरे होस्ट थे, मैं गेस्ट था, चला गया मैं वापस। 1 हफ्ता हो गया उस किस्से को। उसके बाद 20 किलोमीटर दूर मेरे ऑफिस के पास मेरी कार मैंने जो अपने ड्राइववे में पार्क करी थी वहाँ सड़क पे, वो चोरी हो गई। मैं आपको ब्लेम करूँगा क्या? मैं कहूँगा कि आप कुछ बोलें, आपकी लायबिलिटी है। ये क्या चल रहा है इस देश में? इतना एम्बैरेसिंग है इसको एक्सप्लेन भी करना। ईरान का वॉरशिप था, 1 हफ्ता हो गया उसको हमारे पोर्ट को छोड़े हुए, हेवीली आर्म था, उसमें कद्र और कादिर और 3-4 और सरफेस टू एयर मिसाइल्स थी, शिप एंटी शिप मिसाइल्स थी, 4-4, 6-6 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी। उनका एनिमी उनकी ताक में घूम रहा है अमेरिका। इंटरनेशनल वाटर जो कि इंडिया के ना तो मैरीटाइम बॉर्डर था ना EEZ था, जोन था, इकोनॉमिक जोन था, उसने अटैक किया। उसने हमें SOS नहीं भेजा और हमारी गलती है। ये जहां पे ये अटैक हुआ वो इंडियन ओशन का 97.2% एरिया है जो कि इंडिया कंट्रोल नहीं करता है। हमारा EEZ और मैरीटाइम बॉर्डर सिर्फ 3.2% है पूरे इंडियन ओशन का।
लेकिन फिर भी हमारा ऑब्लिगेशन है। तो वही मैं कह रहा हूं, ये एक एम्बैरेसमेंट है अमन जी कि एक वैज्ञानिक को इन लोगों को ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि भाई अपना लॉजिक मत खाओ, ये देश के लिए सबसे बड़ी चिंता है। वही कहते हैं ना कि हमारा देश चुनौतियों से नहीं जूझ रहा है। अब मैं उसको फिनिश आगे नहीं, आगे तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है यार मुस्लिम्स का सबसे बड़ा दुश्मन ना मुस्लिम ही है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को बता ही नहीं रहे कि 72 औरें नहीं मिल रही ऊपर। समझ गए? अगर वो बता देना एक दूसरे को तो भाई साहब ये फटना बंद कर देंगे। बट वो अपने पार्ट में भी राइट है, उन्हें लगता है ये फट जाएगा तो इसकी बीवी हम रख लेंगे। Do not raise your voice here. आप रोजे में हैं, आप बताइए, एक आदमी का इंतकाल हो गया है, सुनिए, क्या हमें कंडोलेंस देनी चाहिए या नहीं? क्या कहता है इस्लाम? वो सरकार डिसाइड करेगी। हाँ, सरकार ने तो कर दिया ना डिसाइड। कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, आप वही करते हैं जो अमेरिका आपको कहता है। You do not decide. अमेरिका जो कहता है आप करते हैं। हाँ, आनंद रंगनाथन, you went there, you took the award. प्राइम मिनिस्टर को पता था क्या होना है, छुपाया गया, वापस आए, मुंह छुपा के बैठे हैं। खून खोल गया आपका कि यूपीए ने ईरान के खिलाफ वोट किया। उनका जवाब देता हूं और उसके बाद आपका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि हमने ही कहा वीएचपी बजरंग दल को कि आप प्रदर्शन कीजिए। क्यों भाई, आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या? नहीं, गाजा के समय नहीं, मैंने किस लिए कहा भाई? इन्होंने कहा है गाजा। अब दूसरा एक और बात इन्होंने कही, देखिए ये हमारा इंटरनल मैटर तो है नहीं कि हम प्रदर्शन करें। गाजा क्या गाजियाबाद के बराबर में है क्या? उसके लिए 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पे। सरकार कह रही नहीं कि करेंगे, लड़ना नहीं है भाई, इसलिए लड़ना नहीं है। दूसरा एक और चीज, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर और केरला तक 5-5 लाख लोगों की रैली हुई जब गाजा और फलस्तीन के विषय में बात आई। लेकिन आज जब बात आती है तो 2.5 लोग भी खड़े हुए दिखाई नहीं देते। क्यों भाई? अगर हिंदू मुस्लिम एक है तो फिर सबके लिए एक ही सा प्रदर्शन क्यों नहीं होता? महंगाई इतनी है नहीं जितनी दिखाई उसका हुआ क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, अभी तो लड़ाई शुरू भी ना हुई, हमारे तक पहुंची भी नहीं, मगर लोगों ने जमाखोरी करनी शुरू कर दी। इसके कसूरवार तो हम ही है ना। फटी विस, फटा हुआ कुर्ता, नंगे पैर। मैंने कहा चप्पल नहीं है, चुप। मैंने अपने सहयोगी से कहा, मैंने कहा इस बच्चे को 100 रुपया दो खरीदने के लिए। उसने नहीं लिया। मैं उसी दिन शाम को वापस आया लखनऊ। मैंने बुलाया वित्त सचिव को भी और बेसिक शिक्षा परिषद के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो। याद करिए ना, 17 के पहले उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाली बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थी। 60% से अधिक बेटियां नंगे पैर जाती थी स्कूल। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के, इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने क्या हानियां एक मिनट आप बिल्कुल समर्थन में तो सुनिए, बोलिए ना इस चीज को। सुनो यार, आप सुनो यार, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि कुछ लोग देश के अंदर में रह करके गजवाए हिंद की बात करते हैं और भारत पर कब्जे तक की बात कर देते हैं, तो इस बात में कितना दम है?
देखिए गजवाई हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी सफल नहीं होने वाला है। मुझसे नोट करके लिख लो, कई पीढ़ियां सड़ जाएंगी लेकिन ये सपना नहीं पूरा होने वाला है। और भारत अपनी यात्रा को इसी रूप में लेकर के आगे बढ़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करें। मैं गाय को, जिससे धार्मिक भावनाओं की ख्याति है, जिसका जिक्र वेद पुराण महाभारत में भी है, मैं सिर्फ उसकी चर्चा नहीं करता बल्कि गाय का दूध, घी, गोबर एवं मूत्र भी मानव जीवन के लिए अमृत है। तभी तो हिंदुस्तान में बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे बड़े मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। माता पार्वती ने पूछा भोले बाबा से, भोले बाबा कृपा करके ये बताइए कि जीव का कल्याण कैसे होगा। तो भोले बाबा बोले, पार्वती तुम्हें तो शंका है नहीं, तुम अपने बच्चों के लिए पूछ रही हो, तुम तो सब कुछ जानती हो, जगत जननी हो। ये तुम्हारी संतान, ये जो दुनिया बनाई है तुमने, इसी के कल्याण के लिए तुम पूछ रहे हो। तो पूछ रही हो तो मैं बता ही देता हूँ। ऋग्वेद में ये लिखा है, अथर्ववेद में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, दर्शन शास्त्र में ये लिखा है, ब्राह्मण में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है। अरे बोले भोले बाबा हम ये नहीं पूछ रही हैं, फिर क्या पूछ रहे हो? मैं आपका मत पूछ रही हूँ। वेदों ने जो मत दिया वो हमें मालूम, पुराणों ने जो मत दिया वो भी मालूम, शास्त्रों ने, ब्राह्मणों ने, दर्शनों ने जो भी मत दिए मुझे मालूम। मैं केवल आपका मत जानता। आपका मत क्या है? उन्होंने कहा हंस करके, उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत। ये संसार स्वप्नवत है बच्चा। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आपका दिन शुभ हो। अभी के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलें ताकि आपको हर नए अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री राम।